हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ लेटर वैदिक पीरियड। ये जो चैप्टर है आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, एनटीएससी में आता है, यूपीएससी में आता है, पीएससी लेवल पे आता है। हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये चैप्टर पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या हुआ था। इससे पहले मैंने अर्ली वैदिक पीरियड की दोनों वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं जिसमें हमने ऋग्वेदा के बारे में पढ़ा है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, बहुत ध्यान से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आराम से आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इन लेटर वैदिक पीरियड जो आर्यंस थे आपके, अब वो क्या हुए कि वो नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ने लगे। जो आर्यंस थे आपके वो बेसिकली पहले इंडस या सरस्वती प्लेन्स पे थे, अब वो आपके के दोआब रीजन की तरफ बढ़ने लगे, गंगा यमुना दोआब की तरफ बढ़ने लगे। तो नॉर्थ इंडिया में आके वो बेसिकली सेटल हो गए। यहाँ सेटल होने के बाद उन्होंने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह स्टार्ट करी, क्योंकि ये बहुत ही फर्टाइल प्लेन था, फुल ऑफ एलुवियम सॉइल का प्लेन था। तो आगे बढ़ते हैं और उसमें भी पढ़ेंगे। इन दिस फेज आर्यंस यूज्ड आयरन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आयरन हमें कहाँ मिला था, तो आयरन हमें मिला था लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, और हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स, बेसिकली ये रथ वगैरह थे, घोड़े थे, जिससे कि ये लोग आते जाते थे। इस फेज को हम पीजीडब्ल्यू फेज भी बोलते हैं। पीजीडब्ल्यू फेज का मतलब है पेंटेड ग्रे वेयर फेज। पेंटेड ग्रे वेयर फेस का मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे हमें मिट्टी के बर्तन मिले थे ग्रे कलर के बेसिकली। तो भूरे मिट्टी के बर्तन जो थे वो हमारे क्या कहलाते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पीजीडब्ल्यू फेस। ये हमें याद रखना है कि पीजीडब्ल्यू फेस का अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या बताना होगा कि कौन से फेस में को पीजीडब्ल्यू फेस बोलते हैं, दैट इज लेटर वैदिक फेस को। इसे हम क्या बोलते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर फेस। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया कि पॉटरी जो हमें मिली थी ना, ये सिरेमिक्स जो मिले थे वो बेसिकली क्या थे, वो ग्रे कलर के थे और बहुत सॉफ्ट थे। तो इस वजह से हम इसको पीजीडब्ल्यू फेस भी बोलते हैं। अब देखो, इसमें बहुत सारे जनपदास का भी आगमन हुआ। तो इसको ना, ये देखो एक चीज़ और देखना कि हम इसको इस तरीके से बोलते हैं, पीजीडब्ल्यू आयरन फेस, पेंटेड ग्रे वेयर फेस। ठीक है, अब बहुत सारे जनपदास भी इमर्ज होने लगे धीरे धीरे। अब इसके बाद अगर आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को अच्छे से देखा हो तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, देन महाजनपदास। तो अब थोड़े थोड़े जनपदास भी इमर्ज होने लगे दोआब रीजन में, और दो मेजर जनपदास थे, कुरु और पांचाल। ध्यान रखना है, दो मेजर जनपदास थे, कुरु एंड पांचाल। कुरु इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पुरु एंड भारतास, और पांचाल भी आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ तुरुवाशा एंड क्रिवीस। अब यहाँ पे आप देखो कि कुरु और पांचाल यूनाइट हो जाते हैं। क्लियर है, कुरु एंड पांचाल क्या हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये जो हमारी लेटर वैदिक फेस है बेसिकली क्या है, ये एक पीजीडब्ल्यू फेस कहलाती है। पीजीडब्ल्यू फेस का मतलब क्या होता है, पेंटेड ग्रे वेयर फेस। ठीक, ध्यान रहेगा ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये देखो, अगर आपको ये मैप दिख रहा है तो ये जो रीजन है बेसिकली ये रहा कुरु का रीजन, ये रहा पांचाल, दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो रीजन गंगा यमुना का है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आर्यंस आपके मूव कर गए थे। ये बहुत पुराना मैप है, बहुत पुराना। ठीक है, ध्यान रहेगा, ये कुरु एंड पांचाल का लोकेशन याद है। इसको ऐसे ही मैप को देखोगे ना तो आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखो, कुरु एंड पांचाल की कहानी क्या बनी। कुरु और पांचाल ये एक हो गए थे, और किधर की तरफ एक हुए थे, दिल्ली एंड दोआब रीजन की तरफ। कुरु एंड पांचाल एक हुए और ये किधर चले गए, दिल्ली और दोआब रीजन की तरफ। समझ में आ गया, दिल्ली की तरफ बढ़े और दोआब रीजन की तरफ बढ़े। दोआब समझते हैं आप, दोआब का मतलब होता है लैंड बिटवीन दी टू वाटर्स, और टू वाटर्स वहां पे कौन से थे, टू वाटर्स कौन से थे, गंगा एंड यमुना। अब इन्होंने अपनी कैपिटल भी बना ली भैया एक, जिसका नाम था हस्तिनापुर। समझते रहना। फिर हम ऋग्वेदा में पढ़ चुके हैं बैटल ऑफ भारत, या फिर बैटल ऑफ 10 राजन युद्ध, इससे पहले वीडियोस अपलोड करी हैं,
उसमें हमने पढ़ी थी बैटल ऑफ भारत या बैटल ऑफ 10 किंग्स, या हम उसे 10 राजन युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर द फॉल ऑफ कुरु एंड पांचाल, क्योंकि हमें याद है कि बैटल ऑफ भारत में सिर्फ और सिर्फ कौन जीते थे, सुदास जीते थे, बाकी सारे ट्राइब्स हार गए थे। तो ये कुरु और पांचाल जब खत्म हुए तो बहुत छोटे छोटे किंगडम्स आने लगे, कोशाला है, काशी है, मगध आ गया, धीरे धीरे करके इस तरीके से महाजनपद आए। देखो आप अगर यहाँ देखोगे ना तो आपको दिख रहा है, ये रहा कोशाला, ये रहा आपका काशी, ये रहा मगध, ये रहा अंग, तो ये करके महाजनपदास आने लगे। अभी तो हम लेटर वैदिक में, धीरे धीरे करके हम महाजनपदास की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, अगर जो किसने कल मेरी वीडियोस देखी होंगी या लास्ट वीडियोस देखिएगा तो उसमें मैंने ये नाम भी बताए, वितास्ता, असिकिनी, परुशिनी, शत्रुद्री, सिंधु, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। धीरे धीरे लेटर वैदिक से हम किधर की तरफ मूव करने लगे, हम मूव कर रहे हैं जनपदास की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, मगध, अंग, वंग सीम टू बी द ईस्टर्न मोस्ट ट्राइबल किंगडम्स। बताया था ना, मगध, कोशाला, काशी, सारी किंगडम्स इमर्ज होने लगी। भारत के 3 डिवीजन हुए, सबसे पहला आर्यवर्त डिवीजन, दूसरा मध्य देश डिवीजन, तीसरा दक्षिणापथ डिवीजन। ये तीनों डिवीजन याद रखने हैं कि 3 ब्रॉड डिवीजन कब हुए थे भारत के, आर्यवर्त, मध्य देश एंड दक्षिणापथ। नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, नाम से ही लग रहा है सबको। ठीक है, चलो अब देखो, ये ध्यान रखना है सबको, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक चीज फिर से देख लीजिए कि इसको PGW फेस बोलते हैं भैया, ये नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या था, PG पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। पेंटेड मतलब मिट्टी के जो बर्तन थे भूरे रंग के, चित्रित थे, मतलब उसमें चित्र बने हुए थे, मिट्टी के जो बर्तन थे ग्रे कलर से उस पर चित्र वगैरह बने हुए थे। तो ये हमें बहुत सारे आपके यूपी साइड में मिले हैं, इसीलिए इसे PGW आयरन फेस बोलते हैं भैया, ध्यान रखना है ना। चलो आगे चलते हैं। देखो भैया, सोर्स ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लेटर वैदिक पीरियड के सोर्सेस क्या क्या हैं। आप बातें तो कर रहे हो पर ये हैं कहाँ, तो ये नाम हमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं विद लोकेशंस। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा वेस्टर्न यूपी, अच्छी छत्र वेस्टर्न यूपी, नुहू हरियाणा, हस्तिनापुर वेस्टर्न यूपी, PGW फेस वेस्टर्न यूपी। मैंने PGW फेस फिर बताई है आपको, इसको नहीं भूलना भैया, है ना। तो अतरंजी खेड़ा हो गया, अही छत्र हो गया, नुहू हरियाणा हो गया, हस्तिनापुर हो गया, और सारे लेटर वैदिक 90% आप मान के चलिए नदन इंडिया में ही मिले। अगर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में मिलता है ऑप्शन तो नदन इंडिया इज द ऑप्शन, क्योंकि नदन इंडिया में आपको वेस्टर्न यूपी वगैरह आते हैं, यूपी के वेस्टर्न पोजीशन पे। चलिए ये याद रखना है सोर्स ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। अब भैया कुछ लिखे पढ़े थे भी सोर्स थे, क्योंकि हमें पता है अर्ली वैदिक में तो हमने पढ़ा था ऋग्वेदा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं लिटरेरी सोर्स में, यहाँ पे ऋग्वेदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज आती है वो होती है यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि ये जो ऋग्वेदा है वो अर्ली वैदिक है, बाकी ये तीनों लेटर वैदिक है। ठीक है, यजुर्वेदा सेकंड वेदा है टू बी कंपोज्ड आफ्टर ऋग्वेद। सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, कोई फालतू की चीजें नहीं लिखी हुई हैं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट ही हैं। यजुर्वेदा ये सेकंड वेदा है टू बी कंपोज्ड आफ्टर ऋग्वेद। इट कंसिस्ट ऑफ रिचुअल्स ऑफ सेक्रीफाइस एंड यज्ञ। कैसे भैया किसी की बलि देनी है, कैसे यज्ञ करना है, कैसे आहुतियां देनी, कैसे भगवान का नाम लेना है, ये सब यजुर्वेदा में लिखा हुआ था। सामवेदा में सिर्फ गाने लिखे थे। देखो सामवेदा को तो याद रखो कि इसमें सिर्फ मेलोडीज एंड म्यूजिक है। सामवेदा में म्यूजिक है जिसे कंपाइल किया था भरत मुनि ने, और ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है म्यूजिक का। अथर्ववेदा बेसिकली जादू से डील करता है, मैजिक, काला जादू। इसी को हम इसे वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। और आयुर्वेदा टर्म, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम आयुर्वेदा टर्म मेंशन्ड इन अथर्ववेद। क्लियर है? ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद रिटन बाय आर्यंस, लेकिन अथर्ववेद जो जादू वाला वेद है, जो जादू वाला वेद है वो नॉन आर्यंस ने लिखा था। ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये तीनों आपके लिटरेरी सोर्स हैं, लेटर वैदिक पीरियड के हैं। आयुर्वेद आपका अथर्ववेद में मेंशन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आपके आर्यंस ने लिखे हैं, और अथर्ववेद आपका नॉन आर्यन ने लिखा है। ये याद रखना है।
नेक्स्ट भैया ब्राह्मणास। ब्राह्मणास बेसिकली ब्राह्मण्स थे एक तरीके से जो वेदास को एक्सप्लेन करते थे, जो वेद लिखे गए थे ना, आप समझ नहीं आ रहा था तो उसे प्रोज फॉर्म में अपनी एक सही भाषा में उसे एक्सप्लेन करते थे। और सबसे पहला ब्राह्मणास है शतपथ ब्राह्मण ऑफ यजुर्वेद। याद रखना है इसको, ब्राह्मणास क्या है? ब्राह्मणास आर दी एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास। क्लियर है? यहां तक याद रहेगा, ठीक है। ब्राह्मणास में सबसे इंपॉर्टेंट ब्राह्मणास कौन सा है ये हमें पता होना चाहिए, दैट इज शतपथ ब्राह्मण ऑफ यजुर्वेद। और इन्होंने किस भाषा में बताया है सारी चीजों को? इन्होंने बताया है प्रोज फॉर्म में। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आती है उपनिषद की बारी। उपनिषद का सीधे सीधे मतलब होता है टू सिट बिसाइड। टू सिट बिसाइड का यहाँ मतलब क्या होता है कि एक शिष्य अपने गुरु के पास बैठा है, उससे ज्ञान प्राप्त कर रहा है। उपनिषद बेसिकली क्या है कि एक हम कह सकते हैं वेदास का कंक्लूजन, या उपनिषद बताते हैं हमें कि जैसे हम आत्मा या वर्ल्ड का ओरिजिन या मिस्टीरियस नेचर के बारे में, या इंसान और भगवान में क्या रिलेशनशिप होती है, ठीक है, ये हमें उपनिषद बताते हैं। उपनिषद हमें टोटल नंबर ऑफ याद रखना है, उपनिषद कितने हैं याद रहेगा 108 लिखा हुआ है। उपनिषद कितने हैं आपके? 108, ठीक है, याद रहेगा ये। अब अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द टर्म सत्यमेव जयते, द टर्म सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? मुंडाक उपनिषद। द टर्म सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? मुंडाक उपनिषद। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, याद रहेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना है भैया, ये इंपॉर्टेंट है। 108 उपनिषद है। और दूसरा सत्यमेव जयते टर्म कहाँ से लिए? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पढ़ना है अगर तो, ठीक है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो भगवान का नाम लिखा है, ओम अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ अमृतम गमय ओम, ठीक है। तो ये ओम अस्तो माँ सदगमय जो है ये हमने बृहद्रंका उपनिषद से लिया है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओम अस्तो माँ सदगमय लीड मी फ्रॉम द अनरियल टू द रियल, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट एंड फ्रॉम डेथ टू इमोरलिटी, जो लिखा हुआ है इसमें। तो इसमें यह बोला गया है ओम शब्द को तो हम सबको बोलना ही चाहिए। ओम तो ओम का फ्रिक्वेंसीज तो स्पेस में भी मिली हैं, ओम से शांति मिलती है, तो एक बार ओम जरूर बोलना सब लोग। और 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान भी करना। वाई उपनिषद, आप देखो ओम अस्तोमा सदगमय कहाँ से बोला गया? बृहद्रंका उपनिषद। अगेन इंपॉर्टेंट, कहाँ से बोला गया है? बृहद्रंका उपनिषद। और सत्यमेव जयते टर्म कहाँ से ली गई है? मुंडाक उपनिषद। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन यहां बनता है, वाई उपनिषद आर कॉल्ड एज वेदांत। हम उपनिषद को वेदांत क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दे डिनोट द लास्ट फेज ऑफ वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड के लास्ट में थे। और ये बताते हैं कि वेदास का फाइनली एम क्या है। मैंने बोला ना वेदास का एक तरीके से कंक्लूजन है ये। तो ये बताते हैं कि वेदास का फाइनली एम क्या है। तो याद रहेगा ओम अस्तोमा सदगमय, सबको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये उपनिषद जरूर याद रखना है भैया। एंशिएंट हिस्ट्री जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ें, आराम से सबको समझ में आएगा। अब देखो, अब धीरे हम चलते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की तरफ। थोड़ा सा नाम बोरिंग है, पढ़ लेंगे, 5 मिनट लगेंगे, लेकिन सब कुछ समझ में आ जाएगा, स्किप नहीं करना है। किंगडम्स लाइक महाजनपदास वर फॉर्म्ड बाय अमलगमेटिंग स्मॉलर किंगडम। देखो बहुत बढ़िया बात आ रही है, महाजनपदास बनने की बात हो रही है। जो हमने सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था अपना? एक तरीके से देखा जाए तो पावरफुल मगध। मगध बहुत बड़ा पावरफुल महाजनपद था, ठीक है। तो इस तरीके से महाजनपद बनने लगे, किंग की पावर बढ़ने लगी। ऐसा था, अगर आप ऋग्वेदास को पढ़ोगे, जो मैंने पहले वीडियोस में डाला है, तो किंग की पावर लिमिट करती थी सभा और समिति, ये लिखा हुआ है। सभा और समिति किंग की पावर को लिमिट करती थी, जो कि लेटर वैदिक में आते आते सभा और समिति की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई। अब किंग यह बहुत पावरफुल हो गया है और वो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करता है टू इनहेंस हिज पोजीशन। और राजा यहाँ पे बाली रिसीव करता है। बाली मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक वॉलेंट्री टैक्स है जो कि बेसिकली वहाँ की पब्लिक देती है। बाली इज ए वॉलेंट्री टैक्स
जो कि वहाँ के लोग देते हैं, खुशी खुशी देते हैं। जब कोई भी राजा कोई भी चीज़ जीत के आता है या कोई भी ऐसा काम होता है तो लोग वहाँ खुशी खुशी टैक्स देते हैं, उसको बोलते हैं हम बाली। याद रहेगा। बहुत सारे सेक्रीफाइस होते हैं, राजस्व सेक्रीफाइस, वाजपेयी सेक्रीफाइस एंड अश्वमेध सेक्रीफाइस। ये हमें याद रखना है कि राजस्व सेक्रीफाइस होता था और आपका क्या कहते हैं वाजपेयी सेक्रीफाइस होता था और आपका अश्वमेध सेक्रीफाइस होता था। याद रहेगा ये। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ में ये होता है बेसिकली कि आपका एक घोड़ा होता है, घोड़ा को छोड़ देते हैं, घोड़े पर घुड़सवार होता है, वो जहाँ जहाँ वो घोड़ा जाता है वो सारी टेरिटरी राजा की होती चली जाती है। लेकिन अगर किसी राजा, कोई और दूसरे राजा ने वहाँ पे जाके उस घोड़े को रोक दिया, मान लो मेरी टेरिटरी में कोई घोड़ा घुसा, मैंने उस घोड़े को रोक दिया, तो ये समझ लो फिर मेरी उस राजा से लड़ाई होगी जिसका वो घोड़ा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। याद रहेगा ये। राजस्व सेक्रीफाइस याद रहेगा, वाजपेयी सेक्रीफाइस याद रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राजस्व सेक्रीफाइस तो समझ में आ रहा है ना कि किंग की सोवरिनिटी। राजस्व सेक्रीफाइस का मतलब क्या है? किंग की सोवरिनिटी, कि किंग बहुत पावरफुल है, वो आपका शो करता है क्या? राजस्व सेक्रीफाइस। नाम ही से लग रहा होगा कि बहुत अजीब सा नाम है कि राजस्व सेक्रीफाइस, है ना। क्लियर हुआ? तो अश्वमेध सेक्रीफाइस, राजस्व सेक्रीफाइस और वाजपेयी सेक्रीफाइस, ये हमें पता होना चाहिए। और बाली पता होना चाहिए कि बाली क्या होता है। ठीक है, याद रहेगा ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ भाई, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट रह गई कि सभा और समिति की इंपॉर्टेंस यहाँ ख़त्म हो गई। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभा और समिति की इंपॉर्टेंस यहाँ पे ख़त्म हो गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भैया 4 डिवीज़न ऑफ सोसाइटी थे। सोसाइटी के 4 डिवीज़न थे जो हमें पता होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे, डिक्रीजिंग सोशल रैंकिंग है। सबसे ऊपर ब्राह्मण आते थे, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य और उसके नीचे शूद्र। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रहेगा ये ऑर्डर। इससे कोई क्वेश्चन आता नहीं वैसे, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि वर्ण सिस्टम क्या होता है। वर्ण मतलब होता है रंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा भी है, वर्ण सिस्टम डिफाइंड एबव बिकम मोर डिस्टिंक्ट इन कमिंग टाइम्स। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो वर्ण सिस्टम है ना, इनका मतलब है कि आगे जाके वर्ण सिस्टम और बड़ा हो सकता है, ये वर्ण सिस्टम और पावरफुल हो सकता है। ठीक है, अभी लेटर वैदिक में इतना नहीं है, लेकिन ये और आगे और बड़ा हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो एक बात आ रही है कि वुमेन्स वर नॉट परमिटेड, लेकिन अगर हम ऋग्वेदा देखते या हम अर्ली वेदा देखते तो उसमें वुमेन्स सब जगह जाने के लिए परमिटेड थी। वुमेन्स सब जगह जाने के लिए परमिटेड थी, लेकिन अगर लेटर वैदिक में बात करेंगे तो वुमेन्स की स्थिति यहाँ पे अच्छी नहीं थी। ठीक, क्लियर है। वुमेन्स वर नॉट परमिटेड टू अटेंड सभा एंड समिति। सभा और समिति इससे पहली वाली वीडियोस में है। सभा क्या होती है? इलेक्टेड बॉडी ऑफ एल्डर्स। और समिति सारे डिसीजन लेती है, ये क्रिमिनल लॉयर वॉयर सब, वकील जज सब यही है। और समिति क्या होती है? पॉलिटिकली कोई डिसीजन लेना है तो समिति लेती है। अब देखो चाइल्ड मैरिज भी कॉमन हो गई जो पहले नहीं थी। मेल एंसेस्टर्स को वर्शिप किया जाता था। ठीक, मैत्रेयानी संहिता के हिसाब से 3 एविल थे उस समय। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैत्रेयानी संहिता के हिसाब से वहां पे 3 क्वेश्चन थे एविल्स, लिकर, वुमेन एंड गैम्बलिंग। ये हमें याद रखना है, वहां पे 3 एविल्स थे, लिकर, वुमेन एंड गैम्बलिंग। जुआ को वो बहुत बेकार मानते थे। ठीक है, याद रहेगा ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ज़्यादा दिमाग नहीं मारना है इसमें, बस एक बार सुन लेना है और आपको अच्छे से याद हो जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। 5 मिनट इसे ध्यान से सुन लेना। ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह मतलब नाम से ही लग रहा है कि सब कुछ बढ़िया है, भगवान है। तो जो नॉर्मल मैरिज होती है वो है। गंधर्व विवाह सब जानते हैं, लव मैरिज होती है। क्लियर है। असुर विवाह आपको नाम से ही लग रहा है कोई राक्षस है। असुर मतलब राक्षस, सुर असुर, तो मैरिज धोखाधड़ी से करी गई है। राक्षस विवाह क्या होता है कि हमने किसी राजा को हराया
और उसकी बेटी से शादी कर ली, दैट इज़ राक्षस विवाह। यहाँ तक याद हो गया बहुत आसानी से। तो हमें 1 2 3 4 पॉइंट तो याद हो गए। अब क्या बचा है भैया, अनुलोम प्रतिलोम। अभी इसे छोड़ दो, इसे नहीं पढ़ना है ना, अभी इसे छोड़ दो। अब क्या बचा, अनुलोम प्रतिलोम। अनुलोम में एक ही चीज़ है, देखो हाई कास्ट मैन है। अगर आपको ये याद हो गया तो आप पूरा कर लोगे, क्योंकि बाकी उसका वाइस वर्सा है नीचे वाला। ठीक है, अनुलोम को याद रखना है कि भैया हाई कास्ट मैन है। अगर हाई कास्ट मैन है तो भैया लोअर कास्ट वुमेन ही होगी। अब जब ऊपर अनुलोम में ये है तो नीचे प्रतिलोम में उल्टा कर दो, सिंपल हो गया याद। ठीक, आ रही बात समझ में। तो ब्रह्म विवाह सबसे अच्छा विवाह, कोई दिक्कत नहीं, आराम से शादी जैसे होती है अरेंज मैरिज। गंधर्व विवाह सबको पता है लव मैरिज होती है। असुर विवाह पता है धोखाधड़ी से, नाम में ही राक्षस बना आ रहा है। असुर और राक्षस लगभग एक ही जैसे हैं। मैरिड विद द डॉटर ऑफ ए डिफीटेड किंग। अनुलोम में तुम्हें पता ही है हाई कास्ट मैन होता है। ये लाइन अगर पता है अनुलोम में हाई कास्ट मैन, तो बाकी सब आप इसका अनुलोम प्रतिलोम का तो निकाल लोगे। ठीक है, अब भैया आते हैं ये दोनों। ये देखो, दैवीय विवाह, फादर गेव हिज डॉटर टू प्रीस्ट एज ए फीस। और प्रजापत्य विवाह में ये सबसे अच्छा विवाह होता है। इसमें कोई भी डाउरी नहीं देनी है, कोई ब्राइट प्राइस नहीं है, कोई बिना किसी दहेज के शादी होना, दैट इज प्रजापत्य विवाह। इसमें और इसमें क्वेश्चन बन जाता है। देखो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन बन जाता है आपका, एक तो इससे क्वेश्चन बनता है हमेशा अनुलोम और प्रतिलोम। ठीक है, ब्रह्म विवाह और प्रजापत्य विवाह में याद आई, इसमें डाउरी देते हैं, प्रजापत्य विवाह में कोई डाउरी नहीं देते हैं। बस इतना आपको याद करना है, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, पूरा याद हो चुका है आपको, मुझे ऐसा लगता है। फिर से देख लेना एक बार, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक, 4 आश्रम है भैया संसार में, सभी जानते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है शादी हो जाने के बाद, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास आश्रम है जब आदमी सन्यासी हो जाता है। ये सभी लोग जानते हैं, इसका क्या मतलब है, इसकी डिटेल विटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है कोई, इतना हम सब जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दीज ऑल आश्रम डिफाइंड अंडर जबला उपनिषद। देखो भैया उपनिषद के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन उपनिषद से आते हैं कि भैया ये उपनिषद क्या है, ये उपनिषद क्या है, ये उपनिषद क्या है। तो ये सब हमें याद रखना। दीज ऑल आश्रम डिफाइंड अंडर जबला उपनिषद, अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो रिलीजन की तरफ अगर बढ़ते हैं हम, अगर इसके रिलीजन की तरफ बढ़ते हैं तो ब्रह्मा और विष्णु इन दोनों को सुपर पावर मान लिया गया। यहाँ पे ब्रह्मा और विष्णु को सुपर पावर मान लिया गया, ब्रह्मा एंड विष्णु। और भैया किसकी पावर चली गई, इंद्र और अग्नि की पावर चली गई। जो ऋग्वेदा में थी ना वो टोटली खत्म हो गई, टोटली डेस्ट्रॉयड। अब वो किसे मानते हैं, ब्रह्मा और विष्णु को मानते हैं। ठीक है, ब्रह्मा मीन्स क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड, विष्णु मीन्स प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर। इसमें हमें क्या याद रखना है, बस इतना डिफरेंस याद रखना है कि इंद्र और अग्नि की इंपॉर्टेंस लेटर वैदिक में नहीं है, ऋग वैदिक में थी, और लेटर वैदिक में किसकी है, ब्रह्मा एंड विष्णु की है। क्लियर है, ब्रह्मा मीन्स क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड, विष्णु मीन्स प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है। ठीक है, अब देखो ये जरूर बताएंगे प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे रुद्र आ गए, ब्रह्म आ गए और विष्णु जी आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए। रुद्र को हम बोलते हैं शिव भगवान, गॉड ऑफ एनिमल्स। आगे बात समझ में, तीनों का नाम आ गया ना लेटर वैदिक में। ऋग वैदिक में इंद्र और अग्नि थे, ये खत्म हो गए, ये लेटर वैदिक में खत्म हो गए। अब कौन आ गया, ब्रह्मा एंड विष्णु और रुद्र। रुद्र कौन है, गॉड ऑफ एनिमल्स, कॉल्ड एज शिव। प्रीस्ट क्लास बहुत पावरफुल हो गई थी एंड दे डिक्टेटेड द रूल ऑफ राइट्स एंड रिचुअल्स। प्रीस्ट क्लास बहुत पावरफुल थी एंड दे डिक्टेटेड रूल्स ऑफ राइट्स एंड रिचुअल्स। ठीक है, कि ये बताते थे कि हमें किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है, कैसे लोगों की पूजा करनी है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें ये बताते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सब कुछ, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिलीजन के अलावा। तो भैया इसमें याद रखना है कि इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की बात हो रही है। क्लियर है, ओके। ऑक्यूपेशन, भैया ऑक्यूपेशन तो ऐसा तो होगा नहीं, कुछ वहाँ कार्य वारे चल रही होंगी, सिंपल पहले एग्रीकल्चर होता था भैया, तो ये ध्यान रखना है एग्रीकल्चर वॉज दी मेजर ऑक्यूपेशन इन दी लेटर वैदिक फेज। सम टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर मेड अप ऑफ आयरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आयरन आ गया था, आयरन को याद रखना है।
आयरन आ चुका था। सम टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर मेड अप ऑफ आयरन। बुलक्स वर लिमिटेड इन नंबर ड्यू टू कैटल स्लॉटर प्रैक्टिस इन यज्ञ, क्योंकि वहां पे जानवर बहुत कम होते थे, क्योंकि जानवरों को मार के वो अग्नि में आहुतियां देते थे, ठीक है, इस वजह से वहां पे जानवरों की कमी थी। वीट एंड राइस बिकेम द चीफ क्रॉप। अगर आपको याद हो तो ऋग्वेदास में वीट और बार्ले थी, यहाँ पे वीट एंड राइस आ गई। और राइस को हम क्या बोलते हैं? व्रीहि। याद रखना है, लेटर वैदिक में 2 ही नाम चलते हैं, एक व्रीहि चलता है, एक चलता है वीट को हम क्या बोलते हैं ऋग्वेदा में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वीट एंड राइस, व्रीहि एंड गोधुनम, दोनों हमारी चीफ क्रॉप थी एंड दे कंटिन्यू टू प्रोड्यूस बार्ले। ऐसा नहीं बार्ले नहीं पैदा कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, लेकिन वीट एंड राइस बिकेम द चीफ क्रॉप। लेंटिल्स वाज आल्सो प्रोड्यूस बाय देम। लेंटिल्स क्या? मसूर, ठीक है, वो भी वहां पे पैदा हो रही थी। राइस वहां पे सबसे ज्यादा होता था। राइस क्यों होता था? आपको पता है, चावल को बहुत पानी की जरूरत होती है, वो दोआब रीजन में थे। दोआब रीजन में वैसे ही फर्टाइल रीजन है, दोआब मतलब द लैंड बिटवीन दी 2 रिवर्स। क्लियर हुआ ये? ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें याद रखनी है। अच्छी बात है, आप याद रखोगे तो कुछ ट्रिक्स हैं इनको याद करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर हम 1 मिनट, सबसे पहले महिषी जो थी, चीफ क्वीन को महिषी बोलते थे। संघित्री, इकट्ठा करने वाला, ट्रेजरर। टैक्स कलेक्टर के ऑफिस में जाते हो ना, भगा देता है वो आपको, दैट इज भगा दूंगा, ठीक है। तो देखो कुछ तरीके हैं याद करने के। महिषी तो याद रखो चीफ क्वीन, रानी है ये, मुख्य रानी महिषी। संघित्री, संघित्री मतलब हिंदी में बोलते हैं इकट्ठा करने वाला, ट्रेजरर। भगा दूंगा मतलब आप अगर थोड़ा लिंक करो टैक्स कलेक्टर आईएएस ऑफिस में, आप जा नहीं सकते, भगा देगा आपको, ठीक है। तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, जा सकते हो लेकिन मतलब याद करने का तरीका है। स्थापति, चीफ जस्टिस। शैपलेन, पुरोहित, ये याद रखने हैं आपको, ठीक है। तक्षण, कारपेंटर, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करेंगे, हमारे 6 वेदांगनास भी हैं, जिसमें शिक्षा आती है, प्रोनाउंसिएशन। कल्प आते हैं, रिचुअल्स। व्याकरण आती है, ग्रामर। ज्योतिष आती है, एस्ट्रोलॉजी। निरुक्ता आती है, एटाइमोलॉजी। चंदा आती है, प्रोसोडी। वेदांगनास है मतलब शिक्षा में क्या बताते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे हुआ। कल्प बेसिकली क्या, कल्प क्या हुआ, रिचुअल्स हुए, रिचुअल। व्याकरण क्या है, ग्रामर। ज्योतिष क्या है, एस्ट्रोलॉजी। निरुक्ता क्या है कि वेदास में कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं, एटाइमोलॉजी, वर्ड्स इन वेदास। और चंदा मीन्स प्रोसोडी मतलब पोएटिक। ये हमको याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको लेटर वैदिक यहाँ पे पूरा समझ में आया होगा। कैसे वेदांगनास थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं भैया, ये हमें याद रखना है। यहाँ पे आपका लेटर वैदिक से जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, सारी कवर हो चुकी हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप इंजॉय करिए पढ़ाई को। ओके, थैंक यू क्लास।